हेलो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीएम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 31 टू क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 31, द इंडिपेंडेंट फ्लोट अफेक्ट्स ओनली। इंडिपेंडेंट फ्लोट किसको अफेक्ट करता है? प्रीसीडिंग एक्टिविटीज़, सक्सीडिंग एक्टिविटीज़, द पर्टिकुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। सीपीएम का पार्ट थर्ड में हमने क्वेश्चन नंबर 21 से 30 डिस्कस किए थे। तो उसमें मैंने आपको समझाया था टाइप्स ऑफ फ्लोट, टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। हम ये तीनों फ्लोट की डेफिनेशन, फॉर्मूले और एक प्रॉब्लम थी जिससे हमने तीनों को कंपेयर भी किया था, तीनों फ्लोट को। तो लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो वो देख लेना। मैं यहाँ पर आपको ब्रीफ में समझाऊंगा क्या होता है टोटल फ्लोट, फ्री फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट। यहाँ पर हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे उनको। प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इवेंट 2, इवेंट 3। एक एक्टिविटी है बी से पहले वाली जो एक्टिविटी होगी उसको कहा जाता है प्रीसीडिंग एक्टिविटी। बी के बाद वाली एक्टिविटी को कहा जाएगा सक्सीडिंग एक्टिविटी। टोटल फ्लोट यदि हम बी के लिए निकालते हैं, टोटल फ्लोट बी के लिए निकालेंगे तो वो किसको अफेक्ट करेगा? उसके पहले वाली एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है, बाद वाली एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। फ्री फ्लोट यदि हम निकालेंगे बी के लिए तो वो किसको अफेक्ट करता है? केवल प्रीसीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि वो सक्सीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट नहीं करता है। जैसे पहले वाली वीडियो में हमने डेफिनेशन लिखी थी, वहाँ पर सक्सीडिंग था, तो सक्सीडिंग का मतलब वहाँ पर अफेक्ट नहीं था। सक्सीडिंग एक्टिविटी को अफेक्ट वो नहीं करता है, अफेक्ट नहीं करेगा सक्सीडिंग एक्टिविटी को। और इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है बी का इंडिपेंडेंट फ्लोट यदि हम निकालेंगे तो वो एक्टिविटी ए और एक्टिविटी सी, इन दोनों के टोटल फ्लोट को अफेक्ट नहीं करेगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। इसका मतलब ये होगा कि जो इंडिपेंडेंट फ्लोट होता है वो किसको अफेक्ट करता है? केवल उसको अफेक्ट करेगा जिसका हमें फ्लोट निकालना है, जिसका हम इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालते हैं। यदि हम बी का इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालेंगे तो ये सिर्फ इस बी एक्टिविटी को ही अफेक्ट करेगा। तो तीनों का आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 31 किसको अफेक्ट करता है? द इंडिपेंडेंट फ्लोट अफेक्ट्स ओनली द पर्टिकुलर एक्टिविटी इन्वॉल्व। क्वेश्चन नंबर 31 ऑप्शन सी इज करेक्ट। Question number 32. A father notes that when his teenage daughter uses the telephone, she takes not less than 6 minutes for a call and sometimes as much as an hour. 15 minutes call are more frequent than calls of any other duration. If these phone calls were an activity in PERT project, then phone calls expected duration will be. तो ये हम पढ़ चुके। पहला क्वेश्चन था सीपीएम का, उसमें हमने PERT और सीपीएम में डिफरेंस देखा था वहाँ पर। तो पर्ट प्रोजेक्ट होता है उसमें हम 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं। पर्ट में जो भी एक्टिविटी होती है उसके लिए हम 3 टाइम एस्टिमेट करते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट का मतलब क्या होगा? TO, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम इन विच एन एक्टिविटी कैन बी कंप्लीटेड अंडर आइडियल कंडीशन। किसी भी एक्टिविटी को करने में जो मिनिमम टाइम लगता है उसको हम कहेंगे ऑप्टिमिस्टिक टाइम। और कौन सी कंडीशन होगी? आइडियल कंडीशन। मोस्ट लाइकली या मोस्ट प्रोबेबल टाइम TL। मोस्ट ऑफन होगा नॉर्मल कंडीशन में, जो नॉर्मल कंडीशन होती है जिसमें कि हम मैक्सिमम एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं, उस टाइम को हम क्या कहेंगे? मोस्ट लाइकली या मोस्ट प्रोबेबल टाइम। पेसिमिस्टिक टाइम का मतलब मैक्सिमम टाइम होता है। यदि हम किसी एक्टिविटी को कंप्लीट करते हैं और कंडीशन कैसी है, एब नॉर्मल कंडीशन है या अनफेवरेबल कंडीशन है, उस कंडीशन में जिस भी एक्टिविटी को कंप्लीट किया जाता है तो उस मैक्सिमम टाइम को हम कहेंगे पेसिमिस्टिक टाइम। तो ये आप देख सकते हो 3 टाइम है, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। अब इन तीनों टाइम को हम क्या करते हैं? एक टाइम में कन्वर्ट करेंगे, एक्सपेक्टेड टाइम। इन तीनों टाइम का हम एवरेज निकालेंगे और एवरेज निकालने के लिए एक फार्मूला है, इस फार्मूले से हम एवरेज निकालेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम, द एवरेज टाइम टेकन फॉर द कंप्लीशन ऑफ द एक्टिविटी आर जॉब। किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में लगा एवरेज टाइम TE एक्सपेक्टेड टाइम कहलाता है। फार्मूला आप देख सकते हो, फार्मूला पहले भी हम देख चुके हैं। यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है तो हम देख लेते क्वेश्चन में TO क्या होगा, TL और
TP। मिनिमम टाइम 6 मिनट आपको गिवन है, मोर फ्रिक्वेंट 15 मिनट्स और 1 आवर मैक्सिमम टाइम है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू रखना है सभी की, ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली और पेसिमिस्टिक। तो कितना आएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिंपल क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, व्हाट एस्टिमेट वुड यू गिव फॉर द वेरिएंस इन अबव प्रॉब्लम। जो क्वेश्चन नंबर 32 की प्रॉब्लम थी उसमें यदि हम वेरिएंस निकालेंगे तो कितना होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन TP माइनस TO डिवाइडेड बाई 6 और द वेरिएंस कितना होता है? सिग्मा स्क्वायर। तो ये जो 9 है, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 स्क्वायर 81। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 9 होगा और वेरिएंस कितना होगा? 81। क्वेश्चन नंबर 33 ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी एरोज। यहाँ पर आपको करेक्ट बताना, करेक्ट नेटवर्क कौन सा होगा। तो ये वैसे सिंपल नेटवर्क दिया हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर रूल्स देख लेंगे तो यदि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तब भी आप कर पाओगे। रूल्स क्या होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट नेटवर्क को ड्रॉ करने के? पहला रूल होगा, देयर शुड बी सिंगल एरो फॉर एवरी एक्टिविटी। जितनी भी एक्टिविटी होती है उनके लिए सिंगल एरो होना चाहिए। सेकेंड, एवरी एक्टिविटी शुड हैव स्टार्ट एंड एंड नोड। सभी एक्टिविटी का क्या होगा? स्टार्ट और एंड नोड होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये इवेंट 1, इवेंट 2 से एक एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, 1 से 2 तक एक्टिविटी A। नेक्स्ट एक्टिविटी 2 से स्टार्ट हुई है लेकिन उसका फिनिश पॉइंट नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये रूल्स में क्या होगा? ये गलत होगा। इस तरीके से नेटवर्क हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। किसी भी एक्टिविटी का फिनिश पॉइंट भी होना चाहिए। थर्ड, प्रोजेक्ट शुड फ्लो इन वन डायरेक्शन। प्रोजेक्ट वन डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन ए, 1 से 2 एक्टिविटी राइट डायरेक्शन में है, 2 से 3 एक्टिविटी लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ये गलत हो जाएगा। प्रोजेक्ट फ्लो होना चाहिए एक ही डायरेक्शन में। फोर्थ, प्रोजेक्ट शुड हैव ओनली 1 स्टार्ट एंड ओनली 1 फिनिश पॉइंट। यदि हम प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो उसका एक स्टार्ट पॉइंट होना चाहिए और एक फिनिश पॉइंट। यदि हम फर्स्ट वाले फिगर में देखेंगे तो स्टार्ट पॉइंट 1 है और लास्ट पॉइंट भी 1 है, तो ये तो करेक्ट होगा। यहाँ पर कौन सा पॉइंट करेक्ट होगा? जो प्रोजेक्ट वाला है कि स्टार्ट और एंड पॉइंट एक एक होना चाहिए। यहाँ पर ये वाला हम बाद में समझेंगे। सी वाला ऑप्शन देखेंगे तो सी वाले ऑप्शन में स्टार्टिंग पॉइंट 1 और एंडिंग पॉइंट 3 है। डी वाले में स्टार्टिंग पॉइंट 1 और एंडिंग पॉइंट 4 है। तो सारे पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, 2 एक्टिविटीज़ शुड नॉट हैव कॉमन स्टार्ट एंड एंड नोड। मतलब 2 एक्टिविटी है, जैसे नोड 1 नोड 2 है, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते हो एक्टिविटी A और एक्टिविटी B। मतलब 2 एक्टिविटी है तो उनके कॉमन स्टार्टिंग और कॉमन एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। और लास्ट ऑप्शन, लास्ट यहाँ पर जो पॉइंट है, देयर शुड बी नो लूपिंग अलाउड इन नेटवर्क। नेटवर्क में लूपिंग नहीं होना चाहिए। लूपिंग का मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में एक लूप बन रहा है यहाँ पर, ये वाला लूप, तो ये लूपिंग नहीं होना चाहिए किसी भी नेटवर्क में। तो आप अब पॉइंट के अकॉर्डिंग आप देखिए, यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया ए, ये इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा? क्योंकि जो नेटवर्क, जो प्रोजेक्ट है वो वन डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए गलत होगा। बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर लूपिंग है, इसलिए गलत है। डी ऑप्शन क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये वन डायरेक्शन में प्रोजेक्ट फ्लो नहीं हो रहा, 3 से 2 हो जाएगा। ये अगर 2 से 3 होता तो ये भी करेक्ट हो जाता। और ऑप्शन सी जो दिया हुआ है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 34 ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ये सारे रूल्स आपको नोट करना है, समझना है। अगर ये रूल्स आपको समझ में आएंगे तो आप किसी भी प्रोजेक्ट को देख के बता सकते हो कि ये प्रोजेक्ट नेटवर्क गलत है या करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, द टाइम बाय विच अ पर्टिकुलर एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट अफेक्टिंग द प्रीसीडिंग एंड सक्सीडिंग एक्टिविटीज इज नोन एज। तो इसकी डेफिनेशन हम देख चुके, क्या होगा? इंडिपेंडेंट फ्लोट। क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36,
द टाइम with which direct cost does not reduce with the increase in the time is known as crash time, normal time, optimistic time, standard time। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यदि डायरेक्ट कॉस्ट की बात करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट होती है डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में हम समझेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। यहाँ पर हम टाइम देख लेते हैं, नॉर्मल टाइम और क्रेश टाइम का मतलब क्या होता है। नॉर्मल टाइम का मतलब होगा is the time that an estimator would usually allow for an activity। नॉर्मल टाइम का मतलब होता है, यदि हम इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे, नॉर्मल टाइम का मतलब होगा किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में हम कितना टाइम लेंगे, मैक्सिमम टाइम, जिससे कि उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, एक टाइम होगा, उससे यदि हम टाइम बढ़ाएंगे भी उस एक्टिविटी की फिर कॉस्ट कम नहीं होगी एक लिमिट के बाद। तो वो एक लिमिट होगी, मैक्सिमम लिमिट टाइम की, कि उसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट या एक्टिविटी की कॉस्ट क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, उसको हम कहेंगे नॉर्मल टाइम। और नॉर्मल कॉस्ट क्या होगा, जो नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम पे जो एक्टिविटी की जाती है और उसमें जितना कॉस्ट होगा वो कहलाएगा नॉर्मल कॉस्ट। दिस इज डायरेक्ट कॉस्ट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी इन नॉर्मल टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट क्रेश टाइम और क्रेश कॉस्ट हम देख लेते हैं। क्रेश टाइम का मतलब होगा इज द मिनिमम पॉसिबल टाइम in which an activity can be completed by employing extra resources। किसी भी एक्टिविटी को, जैसे नॉर्मल टाइम तो क्या था, मैक्सिमम टाइम था, और क्रेश टाइम क्या होगा, हम उसमें एक्स्ट्रा रिसोर्सेस लगाकर किसी भी एक्टिविटी को कम से कम समय में हम कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना मिनिमम टाइम होगा, जितना मिनिमम पॉसिबल टाइम है किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की सहायता से, तो उस टाइम को कहा जाता है क्रेश टाइम। Crash time is the time beyond which the activity cannot be shortened by an amount of increase in resources। एक ये मिनिमम टाइम है, किसी भी प्रोजेक्ट को करने के लिए मिनिमम टाइम, इससे कम टाइम में हम उस प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते हैं कितने भी हम रिसोर्सेज इंक्रीज कर लें। रिसोर्सेज इंक्रीज करने से अब टाइम कम नहीं होगा, किससे, क्रेश टाइम से, और इस टाइम में जितनी कॉस्ट आती है उसको हम कहते हैं क्रेश कॉस्ट। This is the direct cost corresponding to the completion of the activity within crash time। crash time, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, crash cost। क्वेश्चन नंबर 36, the time with which direct cost does not reduce within the increase in time। तो इसका मतलब क्या होगा, नॉर्मल टाइम, ये मैंने आपको समझाया है। नॉर्मल टाइम क्या होता है, एक मैक्सिमम टाइम होता है, हम ग्राफ समझेंगे उससे आपको और क्लियर हो जाएगा यदि कुछ डाउट होगा तो। नॉर्मल टाइम का मतलब होता है कि किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए मैक्सिमम टाइम, ठीक है, किसी भी एक्टिविटी को यदि हम टाइम इंक्रीज करते हैं तो उसकी डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद फिर डायरेक्ट कॉस्ट रिड्यूस नहीं होगी, हम टाइम कितना भी इंक्रीज करें, तो उस लिमिट को कहा जाता है नॉर्मल टाइम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37, द टाइम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट इज। ये मैंने आपको समझाया क्या होता है, मिनिमम प्रोजेक्ट टोटल कॉस्ट के लिए। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, दिया हुआ है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों का समेशन होगा टोटल कॉस्ट। लेकिन इससे पहले हमने जो यहाँ पर देखा था नॉर्मल टाइम, क्रेश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट और क्रेश कॉस्ट, ये किसके लिए निकालते हैं हम, डायरेक्ट कॉस्ट के लिए। अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट कॉस्ट समझेंगे। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट किसके बराबर होता है, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है दोज एक्सपेंडिचर्स विच कैन नॉट बी क्लियरली अलोकेटेड टू द इंडिविजुअल एक्टिविटीज ऑफ अ प्रोजेक्ट बट आर असेस्ड एज होल। एग्जाम्पल क्या होगा, ओवरहेड, सुपरविज़न, पेनल्टी, इस टाइप के जो चार्जेस होते हैं उसको हम किस में काउंट करते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। ये हमें पहले पता नहीं होता है, प्रोजेक्ट के पहले हमें पता नहीं होता है, ठीक है, क्लियरली नहीं होता है कि इसका यूज़ कहाँ पर किया जाएगा, किस एक्टिविटी में यूज़ होगा, किस एक्टिविटी में पेनल्टी लगेगी, किस एक्टिविटी में सुपरविज़न, ओवरहेड लगने वाला है, तो ये हमें पहले पता नहीं होता है, ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है दोज एक्सपेंडिचर्स विच आर डायरेक्टली चार्जेबल टू एंड कैन बी आइडेंटिफाइड स्पेशली विद द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोजेक्ट।
डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब होता है कि हमें पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए पता होता है कि किसी एक्टिविटी में कितने लेबर लगेंगे, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी इक्विपमेंट लगेंगे, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट उस एक्टिविटी की कॉस्ट पता होती है, तो उसको हम कहेंगे डायरेक्ट कॉस्ट कहेंगे। और ये दोनों को जब ऐड किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। तो आपको पूछा है टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, यदि यहाँ पर आपको पूछ लेता डायरेक्ट प्रोजेक्ट कॉस्ट पूछते तो आंसर क्या होता, आंसर बी होता हमारा नॉर्मल टाइम। लेकिन टोटल कॉस्ट पूछा है तो यहाँ पर हम ग्राफ से देख लेते हैं। पहले हम यहाँ पर डायरेक्ट कॉस्ट वर्सेस ड्यूरेशन, इसको यदि हम देखेंगे, ये जो ग्राफ है कर्व, यदि टाइम आप देखोगे ड्यूरेशन यदि कम है, इसका मतलब क्या है, कॉस्ट ज़्यादा है। क्रेश ड्यूरेशन में कॉस्ट ज़्यादा होगी। एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट को कम टाइम में कर लेते हैं। तो कम टाइम में करेंगे तो रिसोर्सेज ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा इक्विपमेंट लगेंगे, ज़्यादा रिसोर्सेज लगेंगे, तो उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। लेकिन यदि हम यहाँ पर ड्यूरेशन बढ़ाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट का तो उसकी कॉस्ट कम होती है, लेकिन वो भी एक लिमिट तक होगी। कहाँ तक होगी, नॉर्मल ड्यूरेशन। यदि किसी प्रोजेक्ट को हम उसके टाइम को, उसके ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करते हैं नॉर्मल ड्यूरेशन तक, तो उसकी कॉस्ट मिनिमम हो जाती है। उसके बाद यदि हम टाइम को डिक्रीज़ करेंगे फिर भी उसकी कॉस्ट कम नहीं होगी। तो ये तो हमने यहाँ पर देख लिया है किस तरीके से टाइम और डायरेक्ट कॉस्ट का वेरिएशन है। इनडायरेक्ट कॉस्ट और ड्यूरेशन देखेंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट का क्या होता है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है उसके साथ क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द टाइम करस्पॉन्डिंग टू मिनिमम टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। यदि कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट मिनिमम करना है, ठीक है, इस ग्राफ से हम समझेंगे। प्रोजेक्ट कॉस्ट को मिनिमम करना है, इसका मतलब क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी वो टाइम कम होगा तब इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, मिनिमम होगी। ये पहला केस यहाँ पर। सेकंड केस में आप देखोगे तो टाइम इंक्रीज करेंगे तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डिक्रीज होती है। दोनों वाइस वर्सा है, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगी, टाइम के साथ कम होती है और इनडायरेक्ट कॉस्ट टाइम के साथ इंक्रीज होगी। तो हमें क्या करना होगा, टाइम, जो टाइम होगा प्रोजेक्ट का वो हमें मैक्सिमम भी नहीं लेना है, मिनिमम भी नहीं लेना, उसके बीच में लेना है, ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट दोनों कम हो जाएं। तो हम कौन सा टाइम लेते हैं, बिटवीन नॉर्मल टाइम एंड क्रैश टाइम। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हमें टाइम क्या करना होगा, नॉर्मल टाइम से थोड़ा सा कम टाइम में हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और क्रैश टाइम से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 37, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, द कॉस्ट स्लोप इज डिफाइंड एज। कॉस्ट स्लोप की डेफिनेशन क्या होगी, cost slope, the cost slope is the slope of the direct cost curve approximately a straight line is defined as follows। ये कर्व हम पढ़ चुके हैं। इस कर्व को यदि हम स्ट्रेट लाइन से यहाँ पर कनेक्ट करते हैं और इसका यदि हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप आपको पता ही होगा स्लोप क्या होता है। इसका यदि हम स्लोप निकालेंगे, ये थीटा निकालेंगे, तो थीटा क्या होगा, टेन थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली डायमेंशन, तो ये कितना होगा, ये कॉस्ट माइनस इस कॉस्ट को माइनस कर लेंगे, सी सी माइनस सी एन, क्रैश कॉस्ट माइनस नॉर्मल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ये वाला टाइम कितना होगा, नॉर्मल टाइम डिवाइडेड बाय क्रैश टाइम। तो ये होगा कॉस्ट स्लोप का फॉर्मूला, सी एस कॉस्ट स्लोप, डेल्टा सी इंक्रीज इन कॉस्ट और डेल्टा टी होगा डिक्रीज इन टाइम। ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 38, ऑप्शन क्या होगा, डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, द डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम इज। ये आपको पता ही है क्या होता है, नॉर्मल टाइम के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, और क्रैश टाइम में क्या होगी डायरेक्ट कॉस्ट, मैक्सिमम। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये हम पढ़ चुके हैं, नॉर्मल, क्रैश, नॉर्मल और क्रैश कॉस्ट। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम
नॉर्मली रिजल्ट इन, यदि प्रोजेक्ट टाइम को हमें रिडक्शन करना है तो हमें क्या करना होगा। यहाँ पर देख लेते हैं एक बार और ग्राफ को हम। प्रोजेक्ट टाइम को हमें डिक्रीज करना है, इसका मतलब क्या होगा, ये प्रोजेक्ट टाइम डिक्रीज करना है तो इनिशियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमें डिक्रीज करना होगा, ठीक है, और डायरेक्ट कॉस्ट को क्या करना होगा, इंक्रीज करेंगे। यदि डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर प्रोजेक्ट जो ड्यूरेशन होगा वो रिड्यूस होगा, और इनडायरेक्ट कॉस्ट यदि हम प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को डिक्रीज करते हैं तो उसके साथ इनडायरेक्ट कॉस्ट भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्वेश्चन नंबर 40, द रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट इन, यदि प्रोजेक्ट टाइम को कम किया जाता है तो उसमें केस में क्या होता है, डायरेक्ट कॉस्ट इंक्रीज होगी लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है वो डिक्रीज होगी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बता सकते हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो मिल सके।